नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 1 दिसंबर 2025 है, एक महीना और बचा हुआ है, फिर हम सभी लोग नए वर्ष में होंगे। 2026 होगा वो। जितने वर्ष बीत रहे हैं कंपटीशन का लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। अगर आपको मैं इसी तैयारी में 2019 के एग्ज़ाम में बिठा दूंगा तो शायद आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और रेगुलर रहिएगा। कम से कम एक चीज़ मात्र अगर कर लेना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और डिसिप्लिन, तो आपका जो तैयारी है ना वो अपने आप ही सही हो जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। मॉर्निंग में आज 9 बजे का सेशन मैंने अपलोड कर दिया था, उसको मिस ना करें। अगर आपको वाकई प्रीलिम आपके लिए ट्रबल बना हुआ है अभी तक, उसको मिस ना करें। वो पूरा 1 साल चलेगा अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो, और बहुत ही बेहतर सेशन होता है वो। ज़रूर उसका प्रैक्टिस किया करें। आज का सबसे पहला न्यूज़ यही है जिसको हम लोग कवर करेंगे कि जलवायु का ऐसा परिवर्तन का ऐसा देखा जा रहा है प्रभाव कि भाई श्रीलंका हो या दक्षिण पूर्व एशिया का भाग हो, जो वियतनाम है या फिर थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये जो इलाके हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है, इंडोनेशिया वगैरह है, इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर 300 वर्षों में ऐसी वर्षा कभी भी नहीं देखी गई थी। 500 से ज़्यादा लोगों की, 600 लिखा हुआ है, 600 से ज़्यादा लोगों की साउथ ईस्ट एशिया में मृत्यु हो चुकी है। श्रीलंका में भी भारी तबाही हुई है, जिसके कारण से भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। एक चक्रवात के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसमें एक करेक्शन भी करेंगे हम लोग। उसके नाम को लेकर मैंने शायद ईरान बोल दिया था, उसको भी देखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। आज 1 दिसंबर भी है। 1 दिसंबर से ही 71 और 72 के लिए डिटेल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 71 के लिए टेस्ट है और 72 के लिए डेली आंसर राइटिंग है। बिल्कुल बेसिक्स हम लोग शुरू करेंगे, मतलब जीरो से शुरू करेंगे। जिन्हें जुड़ना हो जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज, इस ऑपरेशन को जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन सागर बंधु नाम है इसका। क्या नाम है? सबसे पहला प्रीलिम फैक्ट, ऑपरेशन सागर बंधु। प्रीलिम फैक्ट क्या कहेगा, हम आगे नहीं निकल सकते हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी मेंस में शॉर्ट आंसर पूछा जाता है ना, वहाँ पर ये सवाल आपसे पूछ सकता है। कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत ने चक्रवात दितवाह नाम है के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद तात्कालिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। सागर बंधु मतलब सागर के किनारे स्थित हमारा बंधु, सागर बंधु। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। चक्रवात दितवाह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, लेकिन बहुत ही खतरनाक लेवल का है, और अब ये तमिलनाडु में प्रवेश कर रहा है। तमिलनाडु में ये प्रवेश कर रहा है। आज सुबह तक की जो न्यूज़ थी वहाँ पर भी काफ़ी तबाही मचाई है इसने। जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज़ी से बना हुआ है। दितवाह नाम यमन द्वारा उत्तर हिंद महासागर के चक्रवातों के क्षेत्रीय नामांकन प्रणाली के तहत में दिया गया था। दरअसल में है क्या, चक्रवात बारंबारता, हिंद महासागर का रीजन हो या किसी भी रीजन में चक्रवात जब बार बार आने लग जाते हैं तो वहाँ के देशों ने बैठ करके एक फैसला लिया था कि हम ऐसा करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, चूँकि चक्रवात आया, जैसे आप कोर्ट में गए कि इस चक्रवात में मेरा पूरा घर उजड़ गया था और मुझे उसके बदले में सरकार से रिलीफ पैकेज चाहिए, तो कोर्ट आपसे पूछेगा कौन से चक्रवात, तो आप क्या बोलेंगे कि उस तारीख को जो आया था वो चक्रवात? क्या नहीं। इस प्रकार की और भी बहुत सारी समस्याएं आती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिससे निपटने के लिए इस रीजन के सभी देशों ने मिल बैठ करके एक छोटा सा काम किया। क्या काम किया भाई? कि हम सब अब हिंद महासागर में चक्रवात आएगा उसका नामांकन करेंगे। कई सारे देश हैं इसमें, जो सभी देशों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ नाम सजेस्ट किया हुआ है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसके अलावा यमन है, ईरान है, और भी कई सारे देश हैं। तो भारत ने यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, पाकिस्तान ने कुछ नाम दिया हुआ, कुछ बांग्लादेश ने नाम दिया हुआ है। तो इस बार जैसे भारत द्वारा दिया गया नाम चक्रवात का रखा गया था, अगली बार पाकिस्तान द्वारा, फिर अगली बार बांग्लादेश द्वारा, फिर अगली बार श्रीलंका द्वारा, फिर अगली बार यमन द्वारा, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से इंडिया द्वारा, फिर पाकिस्तान द्वारा, फिर बांग्लादेश द्वारा।
ऐसे यह नामांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? इसलिए किया जाता है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में चक्रवात रिलीफ के लिए सरकारें प्रयास करती है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो होता है उसमें एक रूपता बनी रहे, उसमें नामांकन को लेकर के कोई भी चुनौती उत्पन्न ना हो। इसके कारण से ये नोमेनक्लेचर का प्रणाली शुरू किया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु, भारत ने राहत सामग्री भेजने के लिए आईएनएस विक्रांत, समझते ही हैं इसके बारे में, तो आईएनएस उदयगिरी इंडियन नेवल शिप है ये दोनों, और IFC 130J ये इंडियन एयरफोर्स का विमान है, का उपयोग किया, जिसमें तंबू इत्यादि जो राहत के सामग्री होते हैं वो भेजे गए हैं। भारत ने महासागरीय क्या कहा जाता है इसको, भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए नामांकन जो किया गया है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। क्या किया गया है? सागर बंधु। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो छोटे छोटे नामांकन होते हैं ये पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में और आप कंफ्यूज होंगे इसमें। भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र में लगातार एक प्रथम प्रत्युत्तर मतलब कि फर्स्ट रिस्पॉन्स के रूप में, हमारे पड़ोसियों में कोई संकट आएगा, चाहे नेपाल में भूकंप आए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आए, फर्स्ट रिस्पॉन्स हम देने का प्रयास करते हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में MV एक्सप्रेस पर्ल शिप में लगी आग के दौरान सहायता प्रदान की गई थी श्रीलंका को। 2016 में रोवानु चक्रवात के समय भी सहायता उपलब्ध करवाई गई थी, और जब वहां पर शासन सत्ता परिवर्तन हो गया था, जनता ने वहां पर विद्रोह कर दिया था, उसके बावजूद उसके पश्चात भी भारत ने वहां पर आर्थिक रिलीफ पैकेज पहुँचाने का काम किया था। तो यह मिशन भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति विजन महासागर के अनुरूप ही है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब सबसे प्रथम रिस्पॉन्ड हम ही करते हैं, के रूप में भारत की भूमिका को और भी मजबूत किया है। तो ये हमारे पड़ोसियों के प्रति भाई जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR, ठीक है, में स्वयं को एक वैश्विक फर्स्ट रिस्पॉन्सर ग्रुप में स्थापित किया है। नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, इंडोनेशिया में ऑपरेशन समुद्र मैत्री। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन मैत्री है और यहाँ पर समुद्र मैत्री है, क्योंकि इंडोनेशिया हमारा समुद्री पड़ोसी है वो। तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था, याद होगा आपको, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। जैसे अभियान के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान तेज और प्रभावी सहायता प्रदान की है। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय HADR अभ्यास जैसे बीमस्टेक देशों के साथ में पैनेक्स 21, आसियान देशों के साथ में समन्वय 22, ये सब क्या है? बहुपक्षीय मंचों के साथ में अभ्यास है। ये तो द्विपक्षीय मैंने दिखाया, समुद्र मैत्री हो या ऑपरेशन मैत्री हो, सागर बंधु, द्विपक्ष, दो पक्ष हैं इसमें, दो देश इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें पूरा पूरा एक संगठन ही शामिल है। भारत के नेतृत्व भूमिका को और भी सुदृढ़ करते हैं। एक छोटा सा प्रीलिम और मेन शॉर्ट आंसर का टॉपिक था ये, या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स या IR में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। IR में जहाँ पर आप उपयोग करते हैं कि भाई हमारे संबंध किस प्रकार से हैं, तो वहाँ पर आप इसको इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं कि हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में श्रीलंका की मदद की थी ऑपरेशन समुद्र बंधु के द्वारा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोडिंजर इकोनॉमी। सोडिंजर का नाम सुना है क्या? सोडिंजर इक्वेशन भी पढ़ा होगा आपने शायद, अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो सोडिंजर डुअलिटी को दिखाता है, मतलब कि दो विरोधाभास एक साथ, या तो कोई चीज़ 1 होगा या तो कोई चीज़ 0 होगा। ये नॉर्मल होता है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है ना, एक ही समय पर कोई चीज़ 0 और 1 दोनों ही हो जाएगा। तो उसी टर्मिनोलॉजी का इन्होंने उपयोग किया है। बहुत डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे। इसमें दो टॉपिक है मुख्यतः। एक है कि आपने देखा होगा कि IMF ने हमारी इकॉनमी को C ग्रेड दिया है। अब जैसे ही C ग्रेड लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में C ग्रेड कुछ और ही चल रहा होता है, उससे वो कनेक्ट करने लग जाते हैं। C ग्रेड का मतलब तो कुछ और ही होता है। इसको भी देखेंगे हम लोग, इस C ग्रेड का मतलब भी समझेंगे और यहाँ पर इसको भी समझेंगे सोडिंजर इकॉनमी का क्या तात्पर्य है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि कोई भी चीज़ या तो तेज़ी से बढ़ रही है या फिर वो घट रही है या रुकी हुई है, दो ही स्थिर होगा। या तो कोई चीज़ रुकी हुई है, तेज़ी से बढ़ रही है, दो स्थिति लिया है हमने। इसमें इन्होंने कहा है सोडिंजर इसलिए नाम दिया क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारी इकॉनमी घट भी रही है और बढ़ भी रही है, दोनों एक साथ 0 और 1 कैसे हो रहा है, इसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारत की इकॉनमी इस बार सबसे तेज़ी गति से फास्टेस्ट इकॉनमी बनी है। अभी हाल फिलहाल में भी 8% से ज़्यादा का ग्रोथ हमने दर्ज किया है। और उसी समय में IMF में एक रिपोर्ट दे दिया कि भाई साहब आपकी इकॉनमी जो है उसमें C ग्रेड की इकॉनमी है। C ग्रेड इकॉनमी को नहीं कहा है उसने। सबसे पहली बात
हमेशा स्पष्टता रखें कि क्या कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है और क्या वो कहने का प्रयास कर रहा है। संपूर्णता को हमेशा प्रयत्न करें कि भाई प्राप्त करें कि कह क्या रहा है वो, ऊपर ऊपर चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ ऊपर से देख लिया आगे बढ़ गया, ऐसा काम नहीं। IMF की ये जो रेटिंग है ये किस चीज़ को दर्शाता है कि आपके इकोनॉमी में डेटा किस प्रकार से आप निकाल रहे हैं। इकोनॉमी को मापने का तरीका होता है ना। आय विधि, व्यय विधि, बेस ईयर इत्यादि इत्यादि चीज़ों का उपयोग होता है। अभी उस पर चलेंगे हम लोग बाद में, पहले इस चीज़ को समझिए कि IMF का न्यूज़ क्या है। तो IMF ने कहा कि आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है ना, ये इकोनॉमी का, GDP वगैरह का, GNP वगैरह का, GBA वगैरह का, वो अभी दुनिया में सर्वोत्तम नहीं है। उसने बोला कि UK, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अमेरिका का तो A ग्रेड का है, उनका कैलकुलेशन का तरीका सबसे अच्छा है। चीन, ब्राज़ील का B ग्रेड का है, उनका कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा द्वितीय दर्जे का है। और आपकी इकोनॉमी का कैलकुलेशन का जो तरीका है वो है C ग्रेड का, मतलब मध्यम स्तर का है। और D सबसे खराब कैलकुलेशन का तरीका माना जाता है। कैलकुलेशन के तरीके की ये रैंकिंग है, इकोनॉमी की रैंकिंग नहीं है। अब ज़रा इसको भी समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप ही मुझे बताइए, अगर कैलकुलेशन का तरीका गलत होगा तो क्या भ्रामक आंकड़े आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। भ्रामक आंकड़े बहुत सारे हमें दिख सकते हैं। ज़रा डिटेल में समझते हैं दोनों न्यूज़ों को। IMF की ग्रेडिंग क्या है? IMF हर साल देश की आर्थिक डेटा क्वालिटी जांच करता है कि इकोनॉमिक डेटा जो इस देश के द्वारा जारी किया जा रहा है वो किस क्वालिटी का डेटा है, क्या वह वाकई उस देश की इकोनॉमी को 100% रिफ्लेक्ट कर रही है वो डेटा, कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी या दुनिया की तीसरी बड़ी, दूसरी बड़ी बन गए, लेकिन आपके यहाँ पर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कैलकुलेशन में उस चीज़ को शामिल किया या नहीं किया? अगर किया है तो किस लेवल तक किया है? देखिए क्या है, भारत की नेशनल अकाउंट्स, GDP, NIP आदि को C ग्रेड मिला है। यह ग्रेड A से D तक होता है, जहां A सबसे उन्नत और D सबसे खराब है। C का मतलब होता है मध्यम लेवल। डेटा ठीक है लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे मेथोडोलॉजी पुरानी है, डेटा सोर्सेज अपडेट नहीं है। जो IMF ने बोला है भारत को, उसे मुख्य रूप से सुधार करने के लिए क्या बोला गया है कि आप जो सुधारिए वो है सबसे पहला चीज़ कि अपने बेस ईयर में कुछ सुधार कीजिए, क्योंकि बेस ईयर जो भारत का है वो अभी भी 11-12 के आधार पर कई सारे कैलकुलेशन किए गए हैं, जिसको आपको बदल करके 22-23 अभी भारत सरकार करने ही वाली थी। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो मेथोडोलॉजी है आपका निकालने का तरीका है वो भी पुराना है, वो आज के अनुरूप नहीं है, उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा इशू है। अब इसको ज़रा समझेंगे कि आकलन पुरानी GDP सीरीज 11-12 बेस ईयर पर आधारित है। IMF का कहना है कि डेटा में कुछ रिले, देरी और डिस्क्रिमिनेंसीज, मतलब कि असंगतियां हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सही नहीं दिखा रही है, या तो एग्जेजरेट कर रही हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही हैं, या बहुत सारे सेक्टर के बहुत सारे उत्पादन छूट रहे हैं हमसे, जिसके कारण से हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी इससे भी तेज़ गति से बढ़ रही हो, लेकिन हमारे समक्ष वो डेटा ही नहीं आ पा रहा है। क्या क्या है इसमें? A को उन्नत कहा जाता है, B अच्छा है, C मध्यम है और D कमज़ोर कहा जाता है। भारत को C मिला है, GDP डेटा में 7.8% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन IMF ने कहा है कि यह ओवर स्टेटेड, ज़्यादा अनुमानित हो सकती है। 8.1 अभी भारत सरकार ने बताया है, 8 के आसपास में बताया है, लेकिन IMF ने कहा है कि अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो शायद इससे कम प्रेडिक्शन आपके इकोनॉमी का दिख सकता है। ठीक है, तुलना अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका को B मिला है, USA और UK को A श्रेणी मिला हुआ है। इसमें C ग्रेड के निहितार्थ क्या क्या होते हैं? तो इसमें यह कहा गया IMF के द्वारा कि राष्ट्रीय लेखा में सकल घरेलू उत्पाद, GVA, क्षेत्रीय मैट्रिक, निवेश स्तर, उपभोक्ता द्वारा जो व्यय किया जाता है, निर्यात का प्रदर्शन जैसे बृहद संकेतक शामिल होते हैं। C ग्रेड भारत को राष्ट्रीय लेखा गुणवत्ता के मामले में चीन के बराबर रखता है, जो एक प्रतिकूल तुलना बनाता है। अस्पष्ट मीट्रिक प्रभावी नीति निर्माण में बाधा डालते हैं अगर आपके पास में डेटा सही नहीं होगा। इतनी सारी बातें कहने का मतलब एक लाइन में यही है, अगर आंकड़े सही नहीं हैं तो इकोनॉमिक्स में सही रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। आपको सही चीज़ें पता नहीं चलेगा, सही चैलेंजेस पता नहीं चलेगा, सही ग्रोथ पता नहीं चलेगा, सही डेवलपमेंट आपको पता नहीं चलेगा। और अगर हमें डेटा गलत मिलेगा तो हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हम कैसे तय करेंगे कि निवेश कैसे बढ़ाया जाए, हम कैसे तय करेंगे कि गरीबी कैसे कम किया जाए, हम कैसे तय करेंगे कि देश की इकोनॉमी जो है वो वाकई अच्छी कंडीशन में है या उसको गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है उसका।
तो डेटा ही सब कुछ होता है इकोनॉमी में, इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि ये जो हमें सी ग्रेड मिला है इसमें तत्काल रूप से सुधार करके हम कुछ ऊपर की तरफ में आएँ। IMF द्वारा उजागर किए गए मुद्दे, पहला है राष्ट्रीय लेखा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 11 वार का आधार वर्ष काफ़ी पुराना हो गया है, इसको चेंज करना है। पुराने आंकड़े रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को प्रभावित करते हैं। RBI की जो मौद्रिक नीति है उसको भी यह इम्पैक्ट डालते हैं। पुराने आधार वर्ष, अत्यधिक खाद्यान्न भार के कारण भारत के CPI को B ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिससे कीमतों में सटीक उतार चढ़ाव का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है, जिससे हमें कीमत में जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें सही उतार चढ़ाव भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बेस ईयर बदला ही नहीं है। बेस ईयर का क्या तात्पर्य होता है, ज़रा उसको समझते हैं। ऊपर ऊपर समझने का क्या मतलब, जब भेजे में कुछ पॉइंट जाए ही ना। बेस ईयर का तात्पर्य क्या होता है, GDP कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपके मार्क्स आए हैं 100 नंबर, मान लीजिए 100 का एग्ज़ाम हुआ और आपके मार्क्स आए हैं 50 नंबर, ठीक है। ये 2025 का मार्क्स है, ठीक है। 2024 में आपके मार्क्स कितने आए थे, 2024 में आपके मार्क्स आए थे 25 नंबर। 2020 में आपके मार्क्स कितने आए थे, तो 12.5 नंबर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि GDP ग्रोथ कैलकुलेट करो, तो ग्रोथ हमेशा कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 2020 की तुलना में आपके मार्क्स में कितने का उछाल है, 2024 की तुलना में आपके मार्क्स में कितने का उछाल है। तो GDP कैसे कैलकुलेट किया है, तो इसी प्रकार से कंपेयर किया जाता है। जैसे 2025-26 का यह ईयर है, तो हमने इस वर्ष का कैलकुलेशन किया, बेस ईयर से कंपेयर करके हमने 2025-26 का GDP कैलकुलेशन निकाल लिया। बेस ईयर से कंपैरिजन करके हमने 2024-25 का GDP कैलकुलेशन निकाल लिया। 2024-25 का निकाला, 2025-26 का निकाला। किससे कंपेयर करके, तो बेस ईयर से कंपेयर करके। बेस ईयर से कंपेयर करके हमने दोनों वर्षों का निकाला। अब इन दोनों वर्षों का 25-26 और 24-25 का कंपेयर करके जो ग्रोथ हासिल हो रहा है वही हमारी GDP की ग्रोथ होती है। इसीलिए बेस ईयर परम आवश्यक होता है कि भाई अगर 10% बढ़ रहा है तो किसकी तुलना में 10% बढ़ रहा है, तो बेस ईयर की तुलना में। तो बेस ईयर बदलने के कारण से कई बार GDP बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं हम। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बेस ईयर को चेंज करके क्या कर दीजिए आप, 2020-21 कर दीजिए, जब कोरोना के कारण हमारे GDP -20% पर गिर गई थी। अब यहाँ से अगर आपका 5% का भी ग्रोथ है इस साल में, तो कितना दिखाएगा भाई कि 25% का ग्रोथ हो रहा है आपकी इकोनॉमी में। इसलिए बेस ईयर आपने किसको डिसाइड किया हुआ है, ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बेस ईयर हमेशा स्टेबल ईयर रहा हो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, कोई बहुत बड़ी वैश्विक हलचल ना हुई हो, कोई इकोनॉमी में ज़्यादा डाउनफॉल और कोई बड़ी महामारी ना आई हो, जिसके कारण से बेस ईयर इस प्रकार की ईयर को डिसाइड किया जाता है। जैसे अभी फिलहाल जो चल रहा है 22-23 को किया जाएगा, ओके। अब जरा आगे देखते हैं सरकार ने क्या बोला है। सरकार ने बोला है कि हम जल्द ही इसमें सुधार करेंगे सब चीज़ों को और उसके बाद से आगे का कदम उठाएंगे। और ये तो हो गई भाई ये सी ग्रेड वाली चीज़ों की बात, जिसमें मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। मुख्य मुद्दा क्या रहा है, तो भारत के अर्थव्यवस्था में विरोधाभास है। अब आते हैं किस पर, तो श्रोडिंगर इकोनॉमी पर। श्रोडिंगर इकोनॉमी पर आते हैं, जिसमें महोदय ने रियल GDP और नॉमिनल GDP की बात की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास है, मतलब एक साथ दो प्रकार की बातें करना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको कहा जाता है विरोधाभास। रियल GDP समझाऊंगा भी मैं, रियल GDP नॉमिनल GDP डिटेल में समझाऊंगा। मुद्रास्फीति को इसमें समायोजित किया जाता है, इन्फ्लेशन को समायोजित किया जाता है। दूसरे क्वार्टर में 8.2% बढ़ी है, जो पहले क्वार्टर से 7.8% से काफ़ी ज़्यादा है। पहले क्वार्टर में रियल GDP 7.8% से ग्रो कर रही थी, दूसरे क्वार्टर में जिसको लेकर कभी सभी ट्वीट कर रहे हैं 8.2% का ग्रोथ देखा गया है। लेकिन नॉमिनल GDP बिना इन्फ्लेशन के पहले क्वार्टर में 10.7% थी, जो दूसरे क्वार्टर में घट करके 8% रह गई है। नॉमिनल GDP जो है वो घट गई है 2% से 1.3% से, और जो रियल GDP है वो बढ़ गई है। इसी के कारण से सब लोग हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। इसको श्रोडिंगर इफेक्ट कह दिया गया है कि एक ही साथ दो विरोधाभास हो रही है कि रियल GDP जो है वो कम हो रहा है भाई, ज़्यादा हो रहा है, और नॉमिनल GDP जो है
या कम हो रहा है। ये आखिरकार हो कैसे रहा है, ज़रा हम लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझेंगे। बाकी ये कैसे हो रहा है ये तो सही नहीं एक्सप्लेन कर पाया है अभी तक कोई। देखेंगे कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही इसका डिटेल न्यूज़पेपर में। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों विरोधाभास है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन तेज़ी से गिरी है, सिंगल डिजिट से नज़दीक जीरो तक में, मतलब कि इन्फ्लेशन कम हुई है लेकिन रियल जीडीपी बढ़ी है और नॉमिनल कम हो गई है। तो ये कैसे हुआ है? रियल ग्रोथ का मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 9% की ज़बरदस्त छलांग है। जो इन्होंने महोदय ने बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस सेक्टर में, इस तिमाही में, और उसके साथ ही भारत ने सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे सामने। अमेरिका ने हमारे साथ व्यापार पर 50% तक का टैरिफ जो है वो लगाया हुआ है। यह कम बेस पिछले साल की कम ग्रोथ एडेड है एक्सपर्ट ऑर्डर्स का फोर्ट लोडिंग, मतलब क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर का, मैंने एक्सपर्ट बोल दिया, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का फ्रंट लोडिंग अग्रिम ही यूएस टैरिफ से बचने के लिए किया जा रहा है। फेस्टिव सीजन के लिए इसमें जो बताया गया है इनके द्वारा, उसमें 4-5 चीज़ें कही गई है कि यूएस के टैरिफ से बचने के लिए हम किसी और रास्ते सामान को भेज रहे हैं। दूसरा जिन्होंने बताया कि भाई हमारा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फेस्टिव सीज़न अभी बीता है जिसमें इकॉनमी हमेशा ही अच्छी परफॉर्म करती है क्योंकि ख़रीदारी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। कंजम्पशन लोगों का बढ़ा है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो लोगों के द्वारा ख़रीदारी की जाती है वो भी काफ़ी बढ़ा है। ये सब इन्होंने कुछ मुख्य कारण बताए हैं जिसके कारण से ऐसा देखा गया। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि हाल ही में जीएसटी में भारत सरकार ने रेट कट किया है, जीएसटी के रेट को बहुत ज़्यादा कम किया है। जैसे गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा जीएसटी को कम किया गया है, बीमा सेक्टर में बहुत ज़्यादा जीएसटी को कम किया गया, जीरो कर दिया गया बीमा में। तो गाड़ियों पर, बीमा में इत्यादि सेक्टर में जब जीएसटी कम हुए हैं उसका असर ये पड़ा है कि लोग अब ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो मुख्य कारण इन्होंने ये बताया है। ओके, तो ये कारण है जिसके कारण से भारत की इकॉनमी जो है रियल जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, नॉमिनल जीडीपी में कुछ हद तक की कमी देखी गई है जैसा इन्होंने बताया है। अब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को हम लोग समझेंगे, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नाममात्र जीडीपी, वास्तविक जीडीपी किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन को मापने के दो मुख्य उपकरण हैं। दोनों ही सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीडीपी मापने के दोनों तरीके हैं जो सभी वस्तु सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, लेकिन ये मुद्रास्फीति जैसे मूल परिवर्तनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मुख्य अंतर जो है दोनों में इन्फ्लेशन का ही है, मुद्रास्फीति का ही है, इन्फ्लेशन का ही है। करेंट ईयर वाला जो हम नापते हैं उसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, जबकि हम बेस ईयर वाला जो नापते हैं उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता है। ज़रा देखिए, समझ में आ जाएगा। नाममात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जिसको कहा जाता है, वह क्या होता है? नाममात्र जीडीपी कुल आर्थिक उत्पादन को वर्तमान बाजार मूल्य, उत्पादन वर्ष की कीमत पर मापा जाता है। जैसे आज के दौरान में जो होगा उत्पादन मूल्य उसके आधार पर मापा जाता है। इसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति का समायोजन नहीं किया जाता है, मुद्रास्फीति इत्यादि का समायोजन नहीं किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था का आकार को कच्चे डॉलर या मुद्रा के रूप में यह दिखाता है। मान लीजिए 2023 में एक देश में 100 कारें बनती हैं, उदाहरण सहित मैं समझा रहा हूँ। प्रत्येक की कीमत 20,000 रुपये है। 100 कारें बनी हैं, प्रत्येक की कीमत 20,000 रुपये है। नाममात्र जीडीपी में कारों की कीमत 20 लाख रुपये है। 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो कितना, 20 लाख हो जाएगा। अगर 2024 में कीमतें 22,000 हो जाती हैं तो क्या होगा भाई, इनका 22 लाख हो जाएगा कीमत। लेकिन क्या उत्पादन बढ़ा? क्या उत्पादन नहीं बढ़ा, अभी भी 100 कार ही उत्पादित हो रहे हैं। जबकि जीडीपी में तो उत्पादन को नापा जाता है, दाम नहीं नापते हैं हम लोग, उत्पादन के दाम को नापेंगे। 100 कारें ही बनी हैं यहाँ पर, 101 कारें नहीं बनी हैं। दाम भले उसका 22 लाख हो गया, लेकिन उत्पादन तो सीमित है, 100 ही कारें हुई हैं। ठीक है, भले ही वास्तविक उत्पादन न बढ़ा हो, उपयोग वर्तमान आर्थिक आकार, राजस्व या खर्च शक्ति समझने के लिए यह उपयोग किया जाता है, जिसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी इसको कहा जाता है। अब रियल जीडीपी क्या होता है? वास्तविक जीडीपी आर्थिक उत्पादन को स्थिर मूल्य, बेस वर्ष की कीमत पर मापता है, जिसमें मुद्रास्फीति, अपस्फीति का समायोजन किया जाता है। इन्फ्लेशन को हम लोग ऐड करके इसको मापते हैं। यह वास्तविक उत्पादन की मात्रा को दिखाता है, मूल्य परिवर्तनों को हटा करके वास्तविक उत्पादन की मात्रा को यह केवल दिखाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या होगा भाई, अगर 2020 बेस वर्ष है
बेस वर्ष हमने 2020 लिया है। कीमत 22,000 रुपये है, तो 2023 की नाम मात्र 22 लाख रुपए को बेस मूल्यों पर समायोजित किया जाता है। 2023 में कितना हो जाएगा नाम मात्र, तो 22 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर मुद्रास्फीति 10% थी तो वास्तविक जीडीपी 20 लाख रुपए रह जाती है, वही मात्र कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। मतलब कि अगर हम इसमें से इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो वही 20 लाख ही हो जाएगा, लेकिन हम दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि 22 लाख रुपए तक की मूल्यों पर अभी कार उत्पादित हुई है। ये मुख्य रूप से अंतर होता है इन्फ्लेशन का। किसका अंतर होता है? इन्फ्लेशन का अंतर होता है। वास्तविक तौर पर इसमें अंतर जो है वो इन्फ्लेशन का ही होता है। भले कार की दाम जो है रियल जीडीपी में 22 लाख रुपए दिखा रहा हो, लेकिन अगर हम लोग इसमें से इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो वास्तविक तौर पर 20 लाख कीमत है, यही बताया गया है। इस दोनों को याद रखिएगा। आप कुछ नहीं, अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो इन्फ्लेशन को भी याद रख लेंगे। और रियल जीडीपी जो है बेस ईयर से कंपेयर करके निकाला जाता है, और वहीं पर नॉमिनल जीडीपी जो है करेंट ईयर जो है उससे कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। तो ये दोनों परिवर्तनों को ध्यान में रखिएगा। सोडिंजर इकोनॉमी को भी ध्यान में रखिएगा, ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक साथ घटाव और बढ़ाव दोनों ही देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कि काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है। इसके चतुर्थ संस्करण का आयोजन हो रहा है बनारस में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया जाएगा। 4-2 सितंबर 2025 को 4.0 काशी तमिल संगम कहा जाता है इसको। काशी तमिल संगम इसको कहा जाता है। 2 दिसंबर 2025 को बनारस में यह शुरू हुआ है। थीम क्या है? तमिल करकलम। करकलम क्या होता है भाई? करकलम का मतलब होता है सीखना। तो तमिल को सीखने के थीम पर यह केंद्रित है कि तमिल सामाजिक, आर्थिक, भाषा, मुख्य रूप से कल्चरल और भाषा का जो पक्ष है उसको हम लोग सीखें, उसको अपनाएं। जो मोदी जी ने बोला है कि तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा और काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है उसको, इन दोनों का संगम है। ये पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम एग्जाम में इसके थीम के बारे में, इसलिए मैंने पढ़ाया आपको। थीम है तमिल करकलम, तमिल भाषा सीखने पर फोकस, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर फोकस किया गया है। सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक इसमें रखा गया है। पहला संस्करण इसका 2022 में शुरू किया गया था। 2022 में शुरू किया गया था। अगर आप काशी जाएंगे तो नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा लोग, साउथ इंडिया के आपको दिखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका एक हिस्सा तो मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊँगा, लेकिन ये टॉपिक अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको। दरअसल में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मुझे आपको पढ़ाना है, जिसके तहत में सारे नक्सलियों को चुन चुन कर भारत सरकार जो है वो निपटा रही है। हिडमा को मारा, आपने हिडमा का नाम सुना होगा। हिडमा को मारा, जिसको लेकर के आ गए थे कुछ लोग इंडिया गेट पर कि हिडमा को कैसे मार दिया भाई, है ना। तो ठीक है, करने दीजिए उनको जो कर रहे हैं। हिडमा मरा, कई सारे बड़े बड़े जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए। लक्ष्य यही कि 2026 के मार्च से पहले इन माओवादियों को ख़त्म करना, और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े चैलेंजेज में से एक है नक्सल की समस्या। तो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, इस बार का अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में, राजधानी वहाँ पर आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री जी ने पुलिस अधिकारी से कहा कि जनता की पुलिस के प्रति धारणा को तुरंत बदलने की ज़रूरत है, कि जनता आपसे डरे ना बल्कि सहयोग करे। वहाँ पर उन्होंने कई सारे चीज़ें बात की, लेकिन हम उन बातों पर तो नहीं जाएंगे। पुलिस रिफॉर्म की बात की, जनता से कनेक्ट करने की बात की, ये सब अलग प्रकार की बातें हुई हैं। जो उन्होंने एक चीज़ बोला कि तकनीक के एकीकरण पर उन्होंने जोर दिया, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड को एआई से लिंक करना चाहिए हमें, और इसके लिंक करने से ये होगा कि हमारी सूचनाएं जो हैं विश्लेषित होकर के हम सही प्रकार से क्राइम या इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं कि नेट ग्रिड क्या है और किस प्रकार से काम करता है, कब इसको बनाया गया था। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसको कहा जाता है, नेट ग्रिड इसको कहा जाता है। एक उन्नत खुफिया प्रणाली है, भारत सरकार का एक बहुत ही उन्नत इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो सुरक्षा एजेंसियों के बीच में रियल टाइम डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाती है।
आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं, सुरक्षा एजेंसी के लोग ही कर सकते हैं। इसमें रियल टाइम में डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाती है। किसी के बारे में कोई सूचना आई, किसी समूह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी टेररिस्ट के बारे में, कहीं पर कोई रेड मारना है, किसी आतंकवादी को पकड़ना है, तो उस सिस्टम के जरिए रियल टाइम में डेटा शेयरिंग होता है सिक्योर माध्यम से। इसमें बाहरी एक्सेस नहीं हो सकता है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद शुरू हुई थी और अब तकनीक जैसे AI के साथ इंटीग्रेट हो गई है। और इसके बारे में अगर सही से हम लोग समझेंगे तो मुख्य फोकस नेट ग्रिड क्या है, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। नेट ग्रिड एक केंद्रीयकृत डेटाबेस नेटवर्क है जो 21 विभाग, पासपोर्ट, बैंक, टेलीकॉम, रेलवे, इन सभी विभागों को कनेक्ट करता है। कि किसी एक आदमी के बारे में अगर हमें कुछ पासपोर्ट जैसे उसका जब्त करना है, वो देश से भागे ना, वो क्रिमिनल घोषित हो गया है और अब उसको रोकना है, तो तुरंत ही उसका पासपोर्ट क्या हो जाएगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा कहीं पर भी। तो इस प्रकार से काम करता है। उसका बैंक अकाउंट हमें पता चल सकता है, टेलीकॉम के बारे में पता चल सकता है, उसका रेलवे में अगर वो कहीं जा रहा है तो उसके बारे में हम रेलवे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पूरे सिस्टम जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तंत्र हैं ना, उन सभी को जोड़ करके एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया गया है, जो एक डेटाबेस का नेटवर्क है जिसके जरिए रियल टाइम में सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच में सूचनाएं साझा की जाती हैं। 11 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अपराध, सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी को तुरंत साझा करना है। यह बिग ब्रदर जैसा सिस्टम नहीं है, बल्कि सुरक्षित एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है जो केवल अधिकृत एजेंसियां जैसे IB, CBI, राज्य पुलिस और इत्यादि संगठन जैसे रेलवे पुलिस है, उनको यह एक्सेस मिलता है और सभी को यह एक्सेस नहीं मिलता है। उसमें भी विशिष्ट अधिकारियों को ही इसका एक्सेस मिलता है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाम है इसका। 2009 में कॉन्सेप्टलाइज किया गया था। कॉन्सेप्ट आया था इसका 2009 में। 31 दिसंबर 2020 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल है और 21 संगठन के डेटा जैसे पैन, वोटर ID, बैंक अकाउंट, फ़ोन रिकॉर्ड्स इत्यादि को यह जोड़ता है। रियल टाइम क्वेरी, एक सर्च से पूरे सिस्टम में छानबीन की जा सकती है। इतिहास और बदलाव भी कई सारे किए गए। इतिहास इसका यही है कि 2008 में जो फेल्योर हमारा हुआ भाई, जिसके कारण से मुंबई टेरर अटैक संभव हो गया, उसके बाद से बहुत बड़े स्तर पर रिफॉर्म किए गए। जैसे पहले NSG जो है ये मानेसर में ही रहती थी, हरियाणा मानेसर है यहीं पर, वहीं पर रहती थी। इसको मुंबई जाने में 26 घंटे ज़्यादा लग गए। जरा इमेजिन कीजिए, उनको एयरक्राफ्ट नहीं मिल पाया NSG के जवानों को त्वरित रूप से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, जिसके कारण से ऑपरेशन में डिले हो गया। 2008 की बात है ये। तो अब NSG को रीजनल तरीके से भी रखा जाता है। जैसे कोलकाता है, शायद कोलकाता है, हाँ कोलकाता में रखा जाता है एक टुकड़ी को, एक मुंबई में रहती है, एक साउथ में रहती है, एक नॉर्थ में दिल्ली के परिसमीप मानेसर में तो है ही। तो उसके बाद से ये चीज़ें सुधार की गई, उससे पहले नहीं किया गया। हम भारतीयों के साथ होता क्या है ना, जब तक हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो ना, तब तक हम उस चीज़ को लेकर के सजग नहीं होते हैं। जैसे प्रीलियम जब हो जाता है तब बच्चों को याद आता है करंट अफेयर तो रेगुलर पढ़ना था, इस बार तो निकल गया चांस। तो ट्रेजेडी के बाद हम सचेत होते हैं। तो वही चीज़ है ये भी, नेट ग्रिड इत्यादि। पहले हमारे दिमाग में कोई यूनिक चीज़ नहीं आती, यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं आती। कोई मिसाइल बना लेता है तब हमारे दिमाग में आता है कि हम भी मिसाइल बनाते हैं। ड्रोन कोई बना लेता है तब हमारे दिमाग में आता है कि हम भी ड्रोन बनाते हैं। यार हम नए प्रकार की चीज़ों को अब नहीं बना पा रहे हैं, है ना। उसी का यह उदाहरण नेट ग्रिड। नेट ग्रिड कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, अमेरिका और इत्यादि तो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं इसको। मूवियों में भी देखा होगा आपने, एक ही जगह बैठ के सबको ट्रैक करते रहते हैं। उसी प्रकार की तकनीक है। जब मुंबई अटैक हुआ उसके बाद से इसको डेवलप किया गया है और हाल फिलहाल के वर्षों में इसको इंटीग्रेट किया गया है और भी जगहों से जोड़ा गया है, ताकि यह सुरक्षित हो और सही प्रकार से रियल टाइम में कम्युनिकेशन संभव हो पाए। मुंबई हमलों के बाद नेट ग्रिड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत में विकसित किया गया। शुरू में गोपनीय चिंताओं से देरी हुई, लेकिन 2020 में लॉन्च हुआ। 2025 तक AI और मशीन लर्निंग से अपग्रेड हो गया है ताकि डेटा को एक्सेसिबल इंटेलिजेंस में बदला जा सके। 2008 मुंबई हमलों के बाद खुफिया फेल्योर से सबक लेकर के सितंबर 2025 तक हृदय कुमार, जनवरी 2025 से पीयूष गोयल IAS को रिलीव किया गया। उन्होंने इसमें बहुत सारा काम किया। इनके नाम मत याद रखिएगा, ये अनएग्रेड से फैक्ट होते हैं जो न्यूज़पेपर में रहते हैं और एज इट इज़ यहाँ पर टाइप हो जाते हैं। तो इसको बस याद रखिएगा नेट ग्रिड के बारे में। एक टॉपिक और है
असम का एक जगह है, तिवारी कमीशन का एक रिपोर्ट आया है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तिवारी कमीशन का रिपोर्ट आया है जिसमें असम के एक मैसेकर, असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों का बहुत बड़े स्तर पर मैसेकर हुआ था, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है जिसके बारे में प्रीलिम के लिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ाऊँगा मैं अगले वीडियो में। बहुत बड़े स्तर पर संहार किया गया था, मतलब बहुत विभत्स है। उसके बारे में सर्च कीजिएगा। नीले है शायद, नीले या नल्ली बोलते हैं इसको, मैसेकर। सर्च कीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इस नेट ग्रिड के बारे में पढ़ा। ये डीजीपी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये प्रीलिम फैक्ट पढ़ा हमने। काशील तमिल संगम पढ़ा, 4.0 इसका थीम पढ़ा हमने। सोडिंजर इकोनॉमी क्या होता है वो पढ़ा हमने कि रियल इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो घट रही है। इसको समझा हमने, क्या कारण है वो भी कारण समझा हमने। उससे पहले हमने एक चीज़ और देखा कि आईएमएफ का सी ग्रेड का क्या तात्पर्य है और क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए। बेस ईयर क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको समझाया है। ऑपरेशन सागर बंधु हमने पढ़ा है। धन्यवाद आप सभी का।